हेलो, लीनियर अलजेब्रा की इस क्लास में आप सबका स्वागत। मैं रफ़ीक अहमद। हमने पिछले वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस होमोमॉर्फिज्म पढ़ी थी और उसका स्टेटमेंट इस तरह से था कि V ओवर द फील्ड F और V डैश ओवर द फील्ड F कोई दो वेक्टर स्पेसेस हैं और T V से V में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तब जो T की होमोमॉर्फिक इमेज होगी, जिसको कि हमने T ऑफ V नाम दिया था, या उसको नया नाम हम कैपिटल R दे सकते हैं, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज या इस T के अंतर्गत V की होमोमॉर्फिक इमेज, तो ये जो है वो आइसोमॉर्फिक होती है V के किसी कोशेंट स्पेस के, और वो कोशेंट स्पेस था V अपॉन K, वेयर K इज कर्नल ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म। तो ये हमने पिछले वीडियो में प्रूव किया था। आज हम ले रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसको कि हम कहते हैं सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी। सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ नलिटी, सिल्वेस्टर का शून्यता नियम। इसका स्टेटमेंट देखें, V ओवर F परिमित विमीय सदिश समष्टि है। V ओवर F इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। T V ओवर F से V डैश ओवर F में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन वी हैव टू प्रूव दैट रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T बराबर डायमेंशन ऑफ V, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कोटि और उसकी शून्यता का योग प्रांत वाले वेक्टर स्पेस की विमा के बराबर होता है। ये प्रूव करना है और इसको हम कहते हैं सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी। प्रूफ पर आए। जो गिवन बातें हैं पहले वो लिख दी। V ओवर F और V डैश ओवर F वेक्टर स्पेसेस हैं और T V से V डैश में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या एक होमोमॉर्फिज्म या एक समाकारिता है। K और R इस ट्रांसफॉर्मेशन की क्रमशः अष्टी और परास हैं। तो इनकी डेफिनेशंस क्या हो जाएंगी? K कर्नेल है तो कर्नेल प्रांत वाले वेक्टर स्पेस के उन अवयवों का समुच्चय होता है जिनकी T के अंतर्गत इमेज सह प्रांत का जीरो वेक्टर आए। और परास जो है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसको कि हमने पिछली थ्योरम में T ऑफ V नाम दिया था, इसमें हम इसको नया नाम दे रहे हैं R। तो वो क्या हो जाती है? मेन वेक्टर स्पेस V के सभी वेक्टर्स की इमेजों का समुच्चय, इमेजेस का सेट T ऑफ अल्फा, यानी सेट ऑफ T अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू V। तो कर्नेल प्रांत वाले वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस होता है, और ये जो परास है, रेंज है, या जिसे हम होमोमॉर्फिक इमेज भी कहते हैं, वो सहप्रांत वाले वेक्टर स्पेस V डैश का सब स्पेस होता है। और इस परास R की जो विमा होती है, डायमेंशन ऑफ R, क्योंकि ये सब स्पेस होता है तो इसकी डायमेंशन होगी। इसकी डायमेंशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T की रैंक कहते हैं। और जो कर्नेल K है, जो कि V का सब स्पेस है, इसकी जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ K, उसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T की नलिटी या शून्यता कहते हैं। तो ये दोनों जो वेक्टर स्पेसेस हैं, दोनों के एक एक सब स्पेस और उन सब स्पेसेस की विमाएँ, वो रैंक और नलिटी कहलाती हैं। ये सब हमने पिछली थ्योरम में भी पढ़ा था। जैसे ये वेक्टर स्पेस V है और ये वेक्टर स्पेस V डैश है। V के सारे अवयवों की इमेजेस का सेट, वो यहाँ V डैश का, यानी V में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेजेस जो आएंगी वो मान लो इतने एरिया में आती है, इसमें आती है। तो ये कहलाता है
रेंज या परास आर या होमोमॉर्फिक इमेज अंडर टी। और ये जो होता है ये इस वी डैश का सब स्पेस होता है और इसकी विमा को यानी डायमेंशन ऑफ आर को हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की रैंक कहते हैं। ये हमने सब पिछला जो वीडियो था उसमें पढ़ लिया है। और इधर V का सब स्पेस होता है K यानी कर्नल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और वो उसकी परिभाषा क्या होती है कि ये V के उन अवयवों का समुच्चय होता है जिन सब की इमेज V डैश का जीरो वेक्टर आती है। यहाँ V डैश का जीरो वेक्टर जीरो डैश है, तो इसमें जितने भी हैं सबकी इमेज V डैश का जीरो वेक्टर आती है। तो ये सिचुएशन होती है। ये जो K है ये V का सब स्पेस होता है और इस K की डायमेंशन को हम कहते हैं नलिटी ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और उसी को यहाँ पर इस प्रूफ में भी रिपीट किया है। हम सिद्ध करेंगे, क्या प्रूव करना है, वो रैंक और नलिटी की बात प्रूव करनी है। उससे पहले एक बात और कर लें कि यहाँ पर V फाइनाइट डायमेंशनल दे रखा है। V डैश हो सकता है कि फाइनाइट डायमेंशनल ना हो, वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन V के अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय जिसको कि हम R या T ऑफ V कह रहे हैं, ये फाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगा, क्योंकि एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की होमोमॉर्फिक इमेज भी फाइनाइट डायमेंशनल होती है। तो वो बात भी यहाँ लिख दी है कि V ओवर F परिमित विमीय है, अतः K और R दोनों, K तो परिमित विमीय का सब स्पेस है, तो जब मेन वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसका सब स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा, और R उसकी होमोमॉर्फिक इमेज है, इसलिए R भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा। V डैश भले ही फाइनाइट डायमेंशनल हो या ना हो। अब हम जो सिद्ध करना है उस बात को सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि जो कोशेंट स्पेस है V अपॉन K, क्योंकि K सब स्पेस है V का, तो V अपॉन K कोशेंट स्पेस या विभाग समष्टि बन जाएगा। ये परास R के तुल्यकारी है। और यही बात पिछली थ्योरम में भी प्रूव की थी, जिसको कि हमने कहा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो वही बात हम यहाँ भी प्रूव करना जा रहे हैं। तो वही एक फलन फाई V अपॉन K से R में डिफाइन कर दिया, और उसकी डेफिनेशन जो है हमने क्या रखी कि V अपॉन K के किसी भी अवयव जो कि कोसेट होगा K प्लस अल्फ़ा, उसकी फाई के अंतर्गत इमेज आएगी T ऑफ अल्फ़ा। तो ये वही डेफिनेशन रखी है जो इससे पिछले वीडियो में यानी इससे पिछली थ्योरम में हमने की थी। और फिगर भी आप वेन डायग्राम हमने बनाया था वो पिछली थ्योरम से भी समझ सकते हैं, और एक बार यहाँ भी हम छोटा सा बना दें। तो ये V है, ये V डैश है, V डैश के अंदर यहाँ परास R होगी और इधर कर्नेल K होगी। ये मान लो कोशेंट स्पेस V अपॉन K है जिसमें कि सह समुच्चय होते हैं। यहाँ कोशेंट स्पेस का कोई भी एलिमेंट होगा तो वो एक कोसेट होगा K प्लस अल्फ़ा। V से V डैश में ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइंड है, और V अपॉन K से R में हम ट्रांसफॉर्मेशन फाई डिफाइन कर रहे हैं। फिलहाल फंक्शन फाई डिफाइन कर रहे हैं, जिसको कि हम प्रूव करेंगे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसमें हमें ये बताना था कि V अपॉन K के किसी भी अवयव K प्लस अल्फ़ा की इमेज R में क्या होगी। तो जैसे V अपॉन K अगर कोशेंट स्पेस V अपॉन K का कोई एलिमेंट अगर K प्लस अल्फ़ा है तो वो एक कोसेट होगा, और ये कोसेट जिस एलिमेंट अल्फ़ा द्वारा बनाया हुआ है वो एलिमेंट होगा यहाँ V में अल्फ़ा। और जब V में अल्फ़ा होगा तो अल्फ़ा की T के अंतर्गत इमेज अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन T यहाँ आएगी T अल्फ़ा, कैपिटल R का अवयव होगी। तो फाई की हमने परिभाषा ये रखी है कि इस V अपॉन K के अवयव K प्लस अल्फ़ा की डायरेक्ट इमेज अंडर द फंक्शन फाई, यही एलिमेंट आएगा T अल्फ़ा, K प्लस अल्फ़ा की इमेज T अल्फ़ा। हर K प्लस अल्फ़ा के संगत एक इधर अल्फ़ा होगा और अल्फ़ा के संगत इधर T अल्फ़ा होगा, तो K प्लस अल्फ़ा की इमेज T प्लस अल्फ़ा आ जाएगी। ये फंक्शन फाई की डेफिनेशन है। अब हम इस फंक्शन फाई को, इसके बारे में चार बातें प्रूव करेंगे। पहले तो ये कि वेल डिफाइंड है,
फिर एकेकी है, आच्छादक है और समाकारिता है, यानी ये तुल्यकारिता प्रूव की जाएगी। तो वो बात प्रूव करने के लिए पहले फाई सुपरिभाषित है। जैसा कि हमने पिछली बार भी किया था, सुपरिभाषित का मतलब प्रांत के दो अवयव अगर समान हैं तो उनकी इमेज भी समान हो। तो फाई का जो प्रांत है वी अपॉन के, उसके दो अवयव कोसेट के प्लस अल्फा और कोसेट के प्लस बीटा मान लिए, और मान लिया कि दोनों समान हैं। अब ये दो कोसेट समान कब होते हैं? जब अल्फ़ा माइनस बीटा बिलोंग्स टू के। वही कोसेट का गुणधर्म जो कि सब ग्रुप्स में हमने ऐसे पढ़ा था कि ए द्वारा बना कोसेट और बी द्वारा बना कोसेट बराबर तभी होते हैं जब ए बी इनवर्स एफ का एलिमेंट हो, और ए बी इनवर्स को अगर संकीर्ण या प्लस हो तो ए माइनस बी लिखते हैं। तो के प्लस अल्फ़ा और के प्लस बीटा दो कोसेट बराबर तभी होंगे, अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा यानी अल्फ़ा बीटा इनवर्स के का एलिमेंट होगा। और जब ये के का एलिमेंट होगा यानी कि कर्नेल का, तो टी के अंतर्गत इसकी इमेज ज़ीरो डैश आएगी। ज़ीरो डैश क्या है? वी डैश का ज़ीरो वेक्टर, और ज़ीरो बार है वी का ज़ीरो वेक्टर। तो टी के अंतर्गत इस अल्फ़ा माइनस बीटा की इमेज जीरो डैश आएगी, क्योंकि टी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए टी ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा को टी अल्फ़ा माइनस टी बीटा लिख सकते हैं, और फिर टी बीटा इधर चला जाएगा तो आ जाएगा टी अल्फ़ा बराबर टी बीटा। अब जैसा कि फाई की परिभाषा है, टी अल्फ़ा को कह सकते हैं फाई के अंतर्गत के प्लस अल्फ़ा की इमेज। तो फाई ऑफ के प्लस अल्फ़ा का मान टी अल्फ़ा है, तो टी अल्फ़ा की जगह फाई ऑफ के प्लस अल्फ़ा रख दिया। सिमिलरली टी बीटा की जगह फाई ऑफ के प्लस बीटा रख दिया। तो क्या माना था और क्या सिद्ध हो गया? दो वी अपॉन के अवयव बराबर हैं तो फाई के अंतर्गत उनकी इमेज भी बराबर होगी, ये प्रूव हो गया। और इसका मतलब द फंक्शन फाई इज़ वेल डिफाइंड। इसके बाद हम फाई को एक ही प्रूव करें। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया है कि वेल डिफाइंड प्रूव करने का जस्ट उल्टा हो जाएगा एक ही प्रूव करना। वेल डिफाइंड प्रूव करने में तो हमने ये प्रूव किया था कि दो एलिमेंट्स बराबर हैं तो उनकी इमेज भी बराबर होंगी। यहाँ पर एक ही प्रूव करने के लिए प्रूव करना होगा कि दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर हों तो वो एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो हमने मान लिया कि जो फाई का प्रांत है वी अपॉन के, उसके दो अवयव के प्लस अल्फ़ा और के प्लस बीटा यानी दो कोसेट्स ऐसे हैं कि फाई के अंतर्गत इनकी इमेज बराबर है। तो हम प्रूव करेंगे कि दोनों अवयव ही बराबर हैं। वैल्यू रख दें, फाई के अंतर्गत के प्लस अल्फ़ा बाई डेफिनेशन ऑफ फाई टी अल्फ़ा हो जाएगा, और फाई के अंतर्गत के प्लस बीटा की इमेज टी बीटा हो जाएगी। टी बीटा को लेफ्ट में ले लेंगे तो टी अल्फ़ा माइनस टी बीटा बराबर जीरो डैश बचेगा, शून्य वेक्टर बचेगा। शून्य वेक्टर किसका बचेगा? जिसके ये एलिमेंट्स हैं। टी अल्फ़ा और टी बीटा वी डैश के एलिमेंट्स हैं, तो वी डैश का जीरो वेक्टर बचेगा। फिर टी अल्फ़ा माइनस टी बीटा को टी ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये स्टेप हो जाएगा टी ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर जीरो डैश। अब टी के अंतर्गत किसी अवयव की इमेज अगर जीरो डैश आती है तो इसका मतलब है कि वो अवयव कर्नेल का एलिमेंट होगा। इसलिए हमने कह दिया कि अल्फ़ा माइनस बीटा कर्नेल के का एलिमेंट है, और अल्फ़ा माइनस बीटा अगर के का एलिमेंट है तो अल्फ़ा का कोसेट और बीटा का कोसेट बराबर होंगे, वही ये वाला गुणधर्म। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि फाई के अंतर्गत दो अवयवों की इमेज बराबर होने पर वो दोनों अवयव ही बराबर हैं, और इसका मतलब फाई एक ही फलन है। इसके बाद बात आच्छादक की करें तो सहप्रांत जो है फाई का कैपिटल आर, उसका कोई भी एलिमेंट लें तो वो इसी टाइप का होगा, टी अल्फ़ा टाइप का, क्योंकि कैपिटल आर टी अल्फ़ाओं का ही सेट है। तो सहप्रांत आर के किसी अवयव टी अल्फ़ा का पूर्व प्रतिबिंब के प्लस अल्फ़ा विद्यमान होगा वी अपॉन के में, क्योंकि जब टी अल्फ़ा आर में है तो अल्फ़ा वी में होगा और अल्फ़ा वी में होगा। इस चित्र में समझ सकते हैं, जब टी अल्फ़ा आर में है तो अल्फ़ा वी में होगा, और अल्फ़ा वी में होगा तो के प्लस अल्फ़ा वी अपॉन के में होगा। तो ये के प्लस अल्फ़ा इस टी अल्फ़ा का पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा फाई के अंतर्गत। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कैपिटल आर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत वी अपॉन के में विद्यमान है। तो वो बात केवल लिख दी है। प्रत्येक टी अल्फ़ा बिलोंग टू कैपिटल आर का पूर्व प्रतिबिंब के प्लस अल्फ़ा वी अपॉन के में विद्यमान होगा, क्योंकि फाई के अंतर्गत इस के प्लस अल्फ़ा की इमेज ही ये टी अल्फ़ा आएगी, और इसका मतलब फाई आच्छादक है। फाई के आच्छादक होने के बाद हम प्रूव करें कि फाई समाकारिता है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसके लिए दो स्वेच्छ स्केलर ए और बी ले लिए, और दो वी अपॉन के स्वेच्छ वेक्टर्स, यानी जो फाई है उसका जो प्रांत है वी अपॉन के कोशेंट स्पेस, उसके दो स्वेच्छ वेक्टर के प्लस अल्फ़ा और के प्लस बीटा ले लिए, जो कि कोसेट्स होंगे। तो हम प्रूव करेंगे कि फाई के अंतर्गत इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की इमेज बराबर इमेजों का लीनियर कॉम्बिनेशन।
तो अगर ये दो वेक्टर्स हमने v अपॉन के लिए हैं तो स्पष्ट है कि ये दो कोसेट्स जिन वेक्टर्स द्वारा बनाए गए हैं अल्फ़ा और बीटा वो v के होंगे। अब हम आए फाई के अंतर्गत, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया इन दोनों वेक्टर्स का, स्केलर a इंटू फर्स्ट वैक्टर k प्लस अल्फ़ा प्लस स्केलर b इंटू सेकेंड वैक्टर k प्लस बीटा। फाई के अंतर्गत इस लीनियर कॉम्बिनेशन की इमेज। तो कोशेंट स्पेस में जो कॉम्बिनेशंस होती हैं, जो संक्रियाएँ होती हैं, उसका उपयोग करें तो कोसेट k प्लस अल्फ़ा को जब स्केलर a से डॉट करेंगे तो आ जाएगा a अल्फ़ा द्वारा बना कोसेट, ये आ जाएगा k का a अल्फ़ा द्वारा बना कोसेट, और b को जब इस कोसेट से डॉट करेंगे तो आ जाएगा k का कोसेट b बीटा द्वारा बना हुआ, और जब इन दोनों कोसेट्स को ऐड करेंगे तो कोसेट एक आ जाएगा a अल्फ़ा प्लस b बीटा द्वारा बना हुआ। फाई के अंतर्गत इस कोसेट की इमेज क्या होगी, क्योंकि ये a अल्फ़ा प्लस b बीटा द्वारा बना हुआ है, तो फाई के अंतर्गत इसकी इमेज हो जाएगी t ऑफ a अल्फ़ा प्लस b बीटा। जैसे कि फाई की परिभाषा है, फाई के अंतर्गत k प्लस अल्फ़ा की इमेज हो जाती t अल्फ़ा, यानी जिस अवयव द्वारा ये कोसेट बना होता है वो t के अंदर आ जाता है। तो ये फाई की डेफिनेशन से है, और अब क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए ये हो जाएगा a इंटू टी अल्फ़ा प्लस b इंटू टी बीटा, ये t के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण। फिर टी अल्फ़ा को फाई ऑफ k प्लस अल्फ़ा लिख सकते हैं जैसे कि परिभाषा है फाई की, और टी बीटा को फाई ऑफ k प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो सिद्ध हो गया कि दो वेक्टर्स k प्लस अल्फ़ा और k प्लस बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन की अंडर फाई इमेज दोनों वेक्टर्स की इमेजों का लीनियर कॉम्बिनेशन प्राप्त हो जाती है, और इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन फाई है ये एक रैखिक रूपांतरण या समाकारिता है। तो फाई के बारे में चारों बातें सिद्ध हो गई। सुपरिभाषित तो है ही, इसके अलावा ये एकाकी आच्छादक समाकारिता है, यानी ये 1:1 और होमोमॉर्फिज्म है, अर्थात ये एक आइसोमॉर्फिज्म है, यानी तुल्यकारिता है। अर्थात फाई v अपॉन k से R में तुल्यकारिता है, और जब दो वेक्टर स्पेसेस के बीच में हम कोई तुल्यकारिता डिफाइन कर सकते हैं या कर पाएँ तो इससे सिद्ध हो जाता है कि वो दोनों वेक्टर स्पेसेस तुल्यकारी हैं। तो इससे प्रूव हो गया कि वेक्टर स्पेस v अपॉन k और R तुल्यकारी हैं। इसी बात को सिम्बॉलिकली ऐसे लिख देते हैं, अर्थात v अपॉन k इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल R। फिर इसमें एक थ्योरम है, वो थ्योरम यह है कि अगर दो वेक्टर स्पेसेस आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं तो फिर उनकी विमा समान होती है। वो थ्योरम हमने सॉल्व नहीं की है, प्रूव नहीं की है, उसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर में हैं तो बहुत सारी थ्योरम्स, हम केवल कुछ सेलेक्टेड 2-3 थ्योरम ही और उसका कंसेप्ट ही कर रहे हैं, केवल उतना ही कर रहे हैं। जो आगे आने वाला जो चैप्टर है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, वो हमें डिटेल में पढ़ना है, उसमें जितना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्शन काम आएगा वो कर रहे हैं, और इसीलिए हमने 2-3 जो महत्वपूर्ण थ्योरम है वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ली हैं। तो खैर बहरहाल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में थ्योरम यह है कि अगर दो वेक्टर स्पेसेस आइसोमॉर्फिक हों तो उनकी विमा समान होती है। तो उस थ्योरम से हमने ये कह दिया कि क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो गए तो अतः इनकी विमा समान होगी। फिर कोशेंट स्पेस की विमा के बारे में हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि v अपॉन k की डायमेंशन कितनी होती है, तो वो होती है v की डायमेंशन माइनस k की डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ v अपॉन k का ये मान हो जाता है, और इधर डायमेंशन ऑफ r। इन दोनों को एक साइड ले लें तो आ जाएगा डायमेंशन ऑफ r प्लस डायमेंशन ऑफ k बराबर डायमेंशन ऑफ v। साइड चेंज कर दिया। डायमेंशन ऑफ r ही रैंक ऑफ t होती है, जैसा कि हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं, और डायमेंशन ऑफ k को ही हम नलिटी ऑफ t कहते हैं। तो डायमेंशन ऑफ r की जगह रैंक ऑफ t और डायमेंशन ऑफ k की जगह नलिटी ऑफ t रख दिया, और इधर डायमेंशन ऑफ v है। तो ये सिद्ध हो गया सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी। और अगर इसको एक बार फिर शब्दों में बोलें तो ये है कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक और नलिटी का योग प्रांत वाले वेक्टर स्पेस की विमा के बराबर होता है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड इतना ही काफ़ी है, और यहीं पर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर समाप्त कर रहे हैं। अगले चैप्टर में हम इससे आगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिसेस के बीच जो कोरिलेशन बनता है उसकी बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।